नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में, एक ऐसी दुनिया में जहां पत्थर भी बोलते थे लेकिन उनकी भाषा कोई समझ नहीं पाता था। ये दौर था लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का, जब महान राजाओं, किसानों और शहरों ने मिलकर एक नई कहानी गढ़ी। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही गहरे राज से। सदियों तक पूरे भारत में खंभों और चट्टानों पर उकेरे गए ये लेख एक अनसुलझी पहेली की तरह थे। लोग इन्हें देखते तो थे, पर समझ नहीं पाते थे कि आखिर इनमें लिखा क्या है। ये जो अजीब से निशान दिख रहे हैं ना, ये असल में शक्तिशाली राजाओं और विशाल साम्राज्यों के मूक गवाह थे, लेकिन इनकी भाषा कोई नहीं जानता था। ये एक भुला दिए गए इतिहास के खामोश गवाह बनकर खड़े थे। सोचिए, ये पत्थर आखिर कहना क्या चाहते होंगे? इनमें किन राजाओं के नाम छिपे थे और ये उस जमाने की कैसी तस्वीर दिखाते होंगे? यही वो सवाल थे जिसने इतिहासकारों को सालों तक परेशान करके रखा था। और फिर आखिरकार एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एक ऐसी खोज जिसने इस राज पर से पर्दा उठाना शुरू कर दिया और हमें इतिहास के एक भूले हुए साम्राज्य का रास्ता दिखाया। इस राज को सुलझाने की कला को कहते हैं एपिग्राफी, यानी शिलालेखों का अध्ययन। ये एक तरह की जासूसी ही समझ लीजिए, जिसमें इतिहासकार इन पुरानी लिपियों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। अब ये काम कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा इस स्लाइड को देखकर लगाया जा सकता है। जरा देखिए, सिर्फ एक अक्षर अ ही सदियों में कितना बदल गया। यही वजह थी कि इन लिपियों को समझना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन फिर आया 1830 का दशक और ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर जेम्स प्रिंसेप ने वो कर दिखाया जिसे सब नामुमकिन मानते थे। उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों लिपियों को पढ़ लिया। हजारों साल की खामोशी आखिरकार टूट गई। प्रिंसेप ने देखा कि ज्यादातर शिलालेखों में पियदस्सी नाम के एक राजा का जिक्र है। बाद में बौद्ध ग्रंथों की मदद से ये गुत्थी भी सुलझ गई कि ये नाम किसी और का नहीं बल्कि इतिहास के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक सम्राट अशोक का था। अब जब इन पत्थरों की जुबां खुल गईं, तो इतिहासकारों को सिर्फ अशोक के बारे में ही नहीं, बल्कि उनसे भी पहले की एक पूरी राजनीतिक दुनिया के बारे में पता चला। ये दौर था भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। पूरे उपमहाद्वीप में 16 बड़े बड़े राज्य उभरकर सामने आए, जिन्हें महाजनपद कहा गया। ये एक तरह की क्रांति थी। लोहे के हथियार और औजारों ने खेती और जंग का तरीका ही बदल दिया। सिक्कों ने व्यापार को आसान बना दिया और सत्ता के केंद्र के तौर पर बड़े बड़े किलेबंद शहर बसने लगे। और इन 16 महाजनपदों के बीच एक था जो सबसे आगे निकल गया, मगध, जो आज के बिहार में पड़ता है। इसकी ताकत की वजह थी उपजाऊ जमीन, लोहे की खदानों तक आसान पहुंच और व्यापार के लिए बेहद जरूरी नदी मार्ग। मगध की यही बढ़ती हुई ताकत, यही वो नींव बनी जिस पर खड़ा हुआ भारत का पहला महान साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, जिसके सबसे प्रसिद्ध शासक बने सम्राट अशोक। मौर्य साम्राज्य और उसके सबसे मशहूर शासक अशोक पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने सोचा कि क्यों न अपने संदेशों को पत्थरों पर खुदवाया जाए अपनी प्रजा के लिए। जरा इस नक्शे को देखिए, ये असल में मौर्य साम्राज्य की सरहदें नहीं हैं, बल्कि ये अशोक की आवाज का फैलाव दिखाता है। मतलब जहां जहां ये शिलालेख मिले वहां वहां अशोक का शासन था। इससे उनके साम्राज्य के विशाल पैमाने का अंदाजा लगता है। तो अशोक का संदेश था क्या? ये था धम्म। अब ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये तो जीने का एक तरीका था, नैतिक सिद्धांतों का एक कोड था। बड़ों का सम्मान करना, दासों और नौकरों से दया से पेश आना और दूसरे धर्मों के प्रति सहनशीलता रखना। इस संदेश को साम्राज्य के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए उन्होंने धम्म महामत्त नाम के खास अधिकारी भी नियुक्त किए थे। मौर्यों के बाद कहानी थोड़ी बदलती है। राज करने का तरीका और राजा की अपनी इमेज सब कुछ बदलने लगा। चलिए देखते हैं कैसे। एक तरफ थे अशोक, जो खुद को एक नैतिक और विनम्र शासक की तरह दिखाते थे, और दूसरी तरफ थे उनके बाद आए कुषाण शासक। उन्होंने तो बिल्कुल अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने खुद को देवपुत्र यानी ईश्वर का पुत्र जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां दी, ताकि वो अपनी प्रजा की नजरों में देवता के समान लगे। और इसी समय दक्षिण भारत में सत्ता का एक बिल्कुल अलग ही मॉडल चल रहा था। यहाँ चोल, चेर और पांड्या जैसे ताकतवर सरदारों का राज था।
ये राजाओं की तरह नियमित टैक्स नहीं वसूलते थे, बल्कि इनकी ताकत टिकी थी तोहफों, भेंट और जंग में लूटे गए माल पर, जिसे ये अपने समर्थकों में बांट दिया करते थे। अच्छा, अभी तक हमने राजाओं और उनके राजकाज की तो बहुत बात कर ली, लेकिन उन आम लोगों का क्या जिन पर शासन किया जा रहा था? उनकी जिंदगी कैसी थी? देखिए, शाही शिलालेख तो कहानी का सिर्फ एक ही पहलू दिखाते हैं। वो राजा की बढ़ाई तो करते हैं, पर आम लोगों के सुख दुख के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताते। तो फिर सच का पता कैसे चले? इसके लिए इतिहासकारों को लोक कथाओं और कहानियों जैसे दूसरे स्रोतों को खंगालना पड़ता है। इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब मिलता है जातक कथाओं जैसी लोक कहानियों में। एक कहानी है जिसमें एक दुष्ट राजा की प्रजा शिकायत करती है कि रात में लुटेरे और दिन में टैक्स कलेक्टर उन्हें लूटते हैं। इस हाल से तंग आकर लोगों ने अपना गांव ही छोड़ दिया और जंगल में रहने चले गए। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है। इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं होता, ये उन अनगिनत आम लोगों की भी कहानी है जिनकी आवाज कभी पत्थरों पर नहीं लिखी गई। सच तो ये है कि हमारा अतीत एक पहेली की तरह है, जो नए सुराग मिलने पर हमेशा सुलझती रहती है। न जाने अभी और कितने राज हैं जो अपनी चाबी का इंतजार कर रहे हैं।